हाँ जी बच्चों, फिर आप लोग कर लिया काम जो मैंने दिया था। किसमें था? टीए में था। क्या क्या था टीए का? अच्छा, टीवी पूरी थी अपनी। इसमें तो कुछ हो जाता ना 0 1 में। ठीक है। हाँ जी 3B। सेकंड क्वेश्चन का ओके। तो बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक वुडन एंड है और एक मतलब एक दूसरा जो मटेरियल है। तो आपको एक एंड से निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आधा पार्ट वुड है, आधा पार्ट लेट से जो भी है ब्रास है, तो एक एंड से निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जो एंड तो पास में है उसका तो सीधा उसका ml² by 3 डल गया। जो एंड दूर है वो उसको इतना पार्ट मानो और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसके सेंटर पे प्लस md²। आगे तो आर्म ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टॉर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आगे एक्स डैश वाई डैश मतलब ऐसे हैं जो सिलेंडर के बीच में से पास कर रहे हैं, उसके सेंटर में से प्लेन। आगे बच्चों। 7th क्वेश्चन बी पार्ट बी। फॉर अ रोटेटिंग बॉडी इट इज नेवर इक्वल टू 0। तो अगर रोटेटिंग बॉडी है तो कुछ ना कुछ आईसीएम ओमेगा तो होगा ही ना। हाँ बस एक वो वाला केस है पॉइंट साइज, मैं वो इसी पे आने लगा था कि वो डिपेंड करता है कि आप बॉडी को पॉइंट साइज मान रहे हो या कैसे मान रहे हो। तो पॉइंट साइज के लिए तो 0 हो सकता नहीं। डिफाइन तो कर ही लेते हैं, हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है। जैसे अब मान लो ये रॉड है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो रोटेट तो कर ही रही है। इट इज जस्ट कि जब आप आई निकालोगे जो mr² है वो नेग्लिजिबल होगा। ये रोटेट तो कर ही सकता है ना पॉइंट, मतलब ऐसा थोड़ा कि पॉइंट रोटेट नहीं कर सकता। तो एक और बात भी तो है ना, सिर्फ ये मत सोचो चाहे रोटेटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लो, चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट भी ले लो। आपको ख्याल है जैसे हमने कल या परसों क्वेश्चंस भी किए थे, इन्होंने कोई पॉइंट तो नहीं स्पेसिफाई किया हुआ ना। हो सकता है एक ऐसा पॉइंट हो जिसका एम, जहां से आप जब mrcm क्रॉस vcm करोगे प्लस icm ओमेगा करोगे वो टोटल टर्म 0 बन जाए। जो हमने कल ही क्वेश्चन किया था हाइट h वाला, वहां पे हमने क्या किया था कि रोलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था
उसके बाद एंगुलर मोमेंटम 0 ही तो किया था इनिशियल और फाइनल, याद आया? तो आप ऐसा पॉइंट तो चूज कर ही सकते हो ना जिसके अबाउट एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम प्लस आईसीएम ओमेगा 0 बन जाए। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, रोटेटिंग लिखा है, रोटेटिंग डज नॉट मीन वीसीएम 0। ठीक है, या तो प्योरली रोटेटिंग लिखा होता। आगे 12th का ए पार्ट, इलास्टिक कोलिजन है, तो व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो सेम ही रहेगी ना, उल्टी हो जाएगी बस। तो पहले वी है, हाँ तो बाद में भी वी होगी, तो ठीक है स्टेटमेंट। ये उस तरह से बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, शायद बाकी पार्ट्स में यूज हो रहा होगा। देखो आप समझो एक बात को, सिलेंडर के साथ सिलेंडर ऐसे रोल करते हुए टकराया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात थी समझने वाली कि लिखा हुआ है कि स्मूथ बॉल है, तो बॉल से इसके ऊपर जो फोर्स आएगी या जो इंपल्स आएगी वो कैसे आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो जो क्या सिलेंडर के ऊपर कोई भी इंपल्सिव टॉर्क आई, इसका क्या मतलब हुआ? अगर इंपल्सिव टॉर्क नहीं आई तो क्या मतलब हुआ? कि ओमेगा चेंज ही नहीं होगा। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन कैसी सिचुएशन बन जाएगी कि ये इसकी वेलोसिटी तो इधर को उल्टी हो जाएगी इंपल्स के कारण, लेकिन ओमेगा उधर को ही रहेगा। तो एक ऐसा केस बन गया जैसा हमने क्लास में किया था कि जहां पे वी एक तरफ है ओमेगा दूसरी तरफ है, तो अब थोड़ी देर बाद जाके रोलिंग स्टार्ट हुई। देखकर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, सिचुएशन समझ गए। अब ए ऑप्शन करेक्ट है, अंडू का भी बहुत फायदा है। रिटर्न अच्छा, एक ना मुझे याद कराना, मुझे ख्याल नहीं इसमें है कि नहीं है, मुझे याद कराना एक ना, इसी पे एक बेसिक और बड़ी अच्छी सिचुएशन बनती है, मैं आपको बताऊंगा। 12th, तो क्या सेंटर ऑफ मास विल मूव विद स्पीड वी इनिशियली? यस। अगर वेलोसिटी भी लिखा होता तो गलत हो जाता है ना, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ए ऑप्शन ठीक है। इट्स मोशन विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अभी तो स्लिपिंग हो ही रही है। सी, इट्स मोशन विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग इनिशियली and its rotational motion will stop momentarily at some instant. This is right. क्यों, मैं अभी समझा दूंगा। Its motion will be rolling without slipping only after some time. ये ठीक है, ये तो ठीक हो ही गया। सी ऑप्शन क्यों ठीक है बताओ? जो ये सिचुएशन है बच्चों, इसमें क्या होगा? अगर प्योर रोलिंग करवानी है तो क्या होना पड़ेगा? फाइनली तो ओमेगा को दूसरी तरफ होना पड़ेगा ना। अगर ओमेगा को दूसरी तरफ होना पड़ेगा तो इन बिटवीन उसको 0 भी होना पड़ेगा, तो इसलिए वो ऑप्शन ठीक। जस्ट आफ्टर नहीं लिखा, वो मुझे भी लगा बट ऑप्शन से वो क्लियर हो रहा है आफ्टर सम टाइम और ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आ गया समझ बच्चों?
इसमें 13, ये तो गलती हो गया है ना, जो बी ऑप्शन है। हाँ, आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब तक आप पॉइंट नहीं बोलते तब तक एंगुलर मोमेंटम का कोई मीनिंग नहीं है ना, जो कि बी में अपने आप क्लियर हो ही रहा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज पॉइंट है। हिंज सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में तो आपके बॉल और रॉड है। हिंज के अबाउट निकाल रहे हो आप, हिंज तो एक पॉइंट है ना। हिंज फोर्सेस लग रही हैं। अगर आप बॉल प्लस रॉड सिस्टम लेते हो तो उस पर हिंज फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप उसी के अबाउट टॉर्क ले लोगे तो उनकी टॉर्क जीरो हो गई ना, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया उसी पॉइंट के अबाउट। यही अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि बी ऑप्शन में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट लेट अस से सेंटर ऑफ मास, क्या तब कंजर्व होता? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अबाउट तो हिंज फोर्सेस आ जाती। आया समझ? आगे कॉम्प्रिहेंशन 1 में क्या डाउट है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया है क्लास में, तो होना चाहिए। आगे 1 नहीं तो 2, इसमें भी क्या मुश्किल है? आपको पॉइंट ए की एक्सेलरेशन बता दी, मैं आपको हिंट दे रहा हूं बस। जो पॉइंट ए की एक्सेलरेशन है, पूछा क्या है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, तो पॉइंट ए की एक्सेलरेशन क्या क्या होगी? एक्सेस तो पासिंग थ्रू सेंटर ही है, तो ये तो इनफैक्ट रोटेशनल का क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। क्या करना था आपको? बस पॉइंट ए की दो एक्सेलरेशन, एक आर अल्फा और एक मेगा स्क्वायर आर, उसका रिजल्टेंट आपको बता दिया बस। बिल्कुल ऐसे ही बी करना। आगे एक बच्चे देखना, एक करेक्शन हुई है आपके पास। टी ऑप्शन में ऐसे आना है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अच्छा, तो अब किस पार्ट में डाउट है? सी, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल। अच्छा, 3t² आई कैप प्लस 4j कैप, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो हमने कंसेप्ट किया हुआ है, बट मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रीजन, मल्टीपल चैप्टर्स, एक सिंगल इक्वेशन से मल्टीपल। अभी तो इन्होंने और पूछे नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है, हम पहले भी तो ऐसे ही करते थे ना। इससे तो आप जितना मर्जी कुछ बना लो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एंगल, ये वो सब एक से ही पूछा जा सकता है, तो इसलिए वो बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार बच्चे सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों आपने कैसे निकाली? पहले आर था, उसको डिफरेंशिएट किया, वी आ गया, तो उसको डिफरेंशिएट किया, ए आ गया। तो जैसे जो वी आया आपका, वो क्या आ गया? 60 आई क्या, बस इतना ही आया। और ए क्या आ गया? 6 आई क्या। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, इफ एट ऑल कहीं रिक्वायर्ड हो। तो चलो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकाली बच्चों? आपने कहा ए इक्वल टू अल्फा आर, फिर वही सर गलत ही किया।
अच्छा हुआ मैंने डिस्कस कर लिया। रीजन समझाता हूँ। देखो, जब आप मान लो ये जो आपका आर वेक्टर है, ये देख रहे हो किस तरीके का है कि ये किस टाइप का पाथ है पार्टिकल का, कैसे मूव कर रहा है वो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा। तो अगर आप सोचो तो ये बिल्कुल वैसी मोशन है जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था और मैंने बताया भी आपको आया कि मैं भी आया था, राइट। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आ सकता है। तो ये मोशन इस तरीके की है, एक्स एक्सिस। हाँ, मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, एक्स चेंज कर रहा है। तो दिस मोशन इज लाइक दिस, ऐसे जा रहा है वो, करेक्ट। अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, आपको उसकी वेलोसिटी पता है जो कि ऐसे है 60, और उसका आर वेक्टर क्या है वो तो आपको दिया ही हुआ है, वो ऐसे है। आपका ना काम इसलिए चल गया इसमें क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज में ही था काम। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी होती तो जाते हैं। मैंने ना ये सर्कल भी इसीलिए डाला हुआ था, तो मैंने सोचा था कि इसको रिफ्रेम करके ऐसा बनाऊंगा, तो बाई चांस टाइम नहीं मिला। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं इसमें। हाँ जी, चलो सबसे पहले तो आसान पार्ट से शुरू करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? क्या? 60, राइट, इनटू, अच्छा मास नहीं गिवन इसमें ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो लेट्स अज्यूम फॉर द टाइमिंग, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? 6 mt। अल्फा भी निकालना है, ओमेगा भी निकालना है। हाउ विल यू फाइंड आउट ओमेगा? मैंने सिखाया था, क्या करोगे, क्या लेना होता है? v परपेंडिकुलर अपॉन r, करो, निकालना ओमेगा का वैल्यू। v परपेंडिकुलर अपॉन r निकालो भी। सच सच कितने लोगों ने v बाय r किया था? v परपेंडिकुलर बाय r नहीं किया, निकम्मो, क्या फायदा? तो मेरी प्रैक्टिस करवाने के लिए कराते हो क्या क्वेश्चन फिर से? मुझे है, मेरा गुजारा हो रहा है। अच्छा, काम फिर चल गया होगा वही इंक्रीज डिक्रीज से। हाँ, कहीं ना कहीं तो अटके ही हो गया उसमें। हम्म।
फटाफट बताओ बचाओ। हाँ जी, हो गया। क्या करना था? वी परपेंडिकुलर लेना है। तो इस फिगर के हिसाब से वी परपेंडिकुलर क्या हुआ? 60 साइन थीटा अपॉन आर, है ना? व्हाट इज साइन थीटा? थीटा कोई कांस्टेंट थोड़ी है। कैसे निकलेगा वो? तो आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो ना साइन थीटा। तो क्या बन गया? इनफैक्ट आप ऐसे सोचो ना, ऐसा नहीं, सीधा सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा। आर अपॉन साइन थीटा है। आर साइन थीटा बन रहा होता अगर, वो तो डायरेक्टली हम वाई कोऑर्डिनेट पुट कर देते। हाँ, तो मतलब यू विल हैव टू राइट इट एज, देखो आई कैन राइट दिस एज 60 वाई अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो ये क्या बन गया? 60 इंटू वाई क्या था? 4 अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया? 94 प्लस 16। तो ये आंसर है। उससे चाहे जैसे मर्जी निकालो, आंसर ये बनना चाहिए। अपॉन 94 प्लस 16। ठीक है, अब आ जाओ ए पार्ट पे। अल्फा कैसे निकलेगा? हम्म, वो तो हाँ, मतलब सेम बात ही होगी। क्या फिर ये बताओ, अल्फा को ए बाय आर कर सकते थे? नो, क्यों? अभी तो हमने बात की थी, ए तो रिजल्टेंट होता है। यहाँ तो दो गलतियां हैं। ए तो रिजल्टेंट होता है लीनियर और सेंट्रीपिटल का। ए अपॉन आर अल्फा थोड़ी देता है आपको, राइट? और सेकेंडली वो परपेंडिकुलर ही नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। तो अब कैसे निकलेगा फिर अल्फा? हम्म, ओमेगा आ गया अल्फा, डी ओमेगा बाय डी टी।
क्या बन गया? करो, वो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। हाँ वो कर दो, सेम ही आएगा। बच्चों निकाल के देखो जरा, दोनों मेथड से ही निकालो, है ना। ए परपेंडिकुलर बाय आर से भी, और डी ओमेगा बाय डी टी से भी। आ गया? सेम आ रहा है दोनों से? करो फिर, जल्दी करो बच्चों। मुझे लग नहीं रहा तुम आज अगला चैप्टर शुरू करवाने दोगे मुझे। किसी ने नहीं किया? दोनों करो फटाफट। आई थिंक आंसर सेम नहीं आएगा दोनों से। ए परपेंडिकुलर बाय आर आप यहाँ लगा नहीं सकते। हम्म। हम्म। ठीक है, तो आपने किससे करना था? डी ओमेगा बाय डी टी से। क्यों नहीं लगा सकते थे आप ए परपेंडिकुलर बाय आर? एनी आइडियाज? क्या है, शायद ये मुश्किल है थोड़ा। क्या चक्कर है बच्चों की जो
क्या ये मोशन सर्कुलर मोशन है? नहीं है, ठीक है ना? तो हमने लिख दिया आर वेक्टर की टर्म्स में, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन. तो सिंस दिस इज नॉट एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन, व्हाट हैपेंस इज कि जब इस तरीके के एक्सप्रेशन से जब हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, तो उसमें एक्सेलरेशन मतलब सिंपली ऐसे नहीं कह सकते आप कि आर अल्फा और ओमेगा स्क्वायर आ रही होती है. वो तो सर्कुलर में आई थी ना. नॉन सर्कुलर में एक्सेलरेशन के और एक्सप्रेशंस भी होते हैं, कुछ और टर्म्स भी आती हैं जिनको हम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे. हमने वो जो हमने सर्कुलर में बेसिक कंडीशन क्या ली हुई है कि आर 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 मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, उसी के लिए ही सारा कुछ प्रूव हुआ हुआ है ना. क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर कांस्टेंट है? क्या ना, उसमें आर का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता. हाँ, क्या डिराइव क्या निकाला था हमने इसमें? दिखाना क्या कह रहे हो. ये तो ओमेगा निकालने के लिए था ना. हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ भी तो वही कह रहा हूँ कि ओमेगा को डिफरेंशिएट करके अल्फा निकाल सकते हो आप. अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी में कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्फा इक्वल टू ए परपेंडिकुलर बाय आर में दिक्कत. हाँ हाँ, क्लियर बच्चों? ऐसे सोचो, जब आपने ए निकाला था वी से, तो वी को ओमेगा आर लिखा था. तो अब आर भी जब वेरिएबल होगा, तो जब ए निकालोगे तो उसके अंदर कुछ और टर्म्स भी बनेंगी ना, ओमेगा डी आर बाई डी टी प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी. हमने तो सबके हिसाब से कुछ किया ही नहीं हुआ, हमने तो कांस्टेंट आर के हिसाब से किया हुआ. तो इसलिए उससे हमारा सही आंसर नहीं आएगा ए परपेंडिकुलर बाय आर. हमें क्या करना पड़ेगा पूछो? डी ओमेगा बाय डी टी, सिंपल. डी ओमेगा बाय डी टी करके बच्चों क्या बनता है आंसर? माइनस ऊपर ही. ये पूरे होल स्क्वायर है शायद. ठीक है जी. तो खैर बताओ, जब हम ये निकाल रहे हैं तो उसके हिसाब से हम ये वाली ऑप्शंस के आंसर्स तो बता ही सकते हैं आप. तो अब ए ऑप्शन का आंसर क्या बनेगा? इंक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम. कांस्टेंट इन टाइम, तो मतलब क्या वैसे, तो क्लियरली नीचे टी की पावर 8 है ना, ऊपर टी की पावर 4 है, तो क्या मतलब डिक्रीजेस विद टाइम आएगा. तो इसका आंसर क्यू बनना चाहिए. यस, ये देखना पड़ेगा. एक टी ऑप्शन भी है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. अच्छा, फर्स्ट टर्म के आगे माइनस है. ये पूरे के साथ माइनस है, सिर्फ पहली के साथ, फर्स्ट के साथ? ठीक है. तो ब्रॉडली तो ये दिख रहा है ना कि टी इक्वल टू 0 पे इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी. टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया ना, तो वो 0 हो जाएगी. तो डिक्रीजेस विद टाइम आएगा. ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ, कौन सी? नहीं, इंक्रीज विद टाइम तो है ही नहीं ना, हमने खुद ही कह तो दिया कि डिक्रीज विद टाइम है. टी इक्वल टू 0 पे कुछ वैल्यू है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो रही है. वो एक्सप्रेशन से देख के तो किसी को डिफरेंशिएट करके देखो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है. मेरे ख्याल से इसकी मैक्सिमम वैल्यू
t इक्वल टू 0 पे ही आएगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये ए ऑप्शन आ गई आंसर। क्यों दिया हुआ इसका बच्चों आंसर क्या कुछ? ठीक है, बी ऑप्शन का आंसर लीनियर मोमेंटम 6 एम्प्टी था, तो उसका क्या आएगा? और पी भी आएगा और एस भी आएगा, है ना। आर ऑप्शन ये सी, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसके साथ क्या आएगा? ये भी वही लग रहा है, डिक्रीजेस विद टाइम। टी इक्वल टू 0 पे 0, टी इक्वल टू इंफिनिटी पे भी 0 है, तो मतलब कुछ बड़ा होगा फिर कम हुआ होगा, तो इसका क्या आंसर बनेगा? टी बनेगा, इसका सी का टी बनेगा। क्या दिया हुआ है पीछे? टी होगा, है ना। आ गया समझ बच्चों? और डी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, तो उसके लिए क्या करोगे? एंगुलर मोमेंटम का वो भी मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो वो तो क्या होता है? एम बी आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर तो कांस्टेंट है, वाई तो कांस्टेंट है, लेकिन वी तो बढ़ रहा है, तो क्या आंसर आया? इंक्रीजेस विद टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आएगा, क्योंकि वी के अंदर तो है ही प्रोपोर्शनलिटी। तो डी ऑप्शन का आंसर क्या बन जाएगा? पी और एस। क्लियर टू ऑल? एक्सप्रेशंस निकालने आ गए बच्चों, ठीक है ना। ये तो बहुत इसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन बन गया ना, क्योंकि आप मतलब ए में तो स्पेशली आप अल्फा इक्वल टू ए बाय आर भी कर सकते थे, नहीं तो ए परपेंडिकुलर बाय आर भी कर सकते थे, दोनों ही गलत है। ठीक है, रही सही कसर ये हो गई कि पहले अल्फा ही पूछा हुआ है। अगर कहीं पहले ओमेगा पूछा होता तो जो फिर भी आप कहते हैं कि ओमेगा निकाल लेते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है तो फिर तो बहुत ज्यादा चांस है ना कि आप सीधा ही कुछ लगा दो। और आप ये समझो ना, इनडायरेक्टली डेरिवेशन की नहीं फॉर्मूलाज की, कि बस आपने याद ही किया हुआ है इक्वल टू आर अल्फा और ये सारा कुछ। जिसको डेरिवेशन माइंड होगी वही बता सकता है ना कि अल्फा इक्वल टू ए परपेंडिकुलर बाय आर नहीं लगा सकते आप। क्लियर? आगे बच्चों, सेकंड में बच्चों एल शेप फिगर है और इधर से ये जो और मतलब इसी पोजीशन में और आपने ऐसे झटका दिया। एक एल शेप बॉडी है ऐसे, और वो इस पॉइंट के साथ ऐसे हिंज्ड है जो पे जॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये एल घूम सकता है। हाँ, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जिस इस पोजीशन पे ये जो इम्पल्स है इसकी टॉर्क 0 है ना, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। बिना हिंज के आ रहा है? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मे भी ऐसा होगा क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हिंज, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ तो इसको हिंज नहीं मानना। मतलब ये सिर्फ एक एल शेप बॉडी है जिसको एक सरफेस पे रखा हुआ है आपने, और आपने ऐसे झटका दे दिया बस। ठीक है, तो यहाँ हिंज नहीं, ठीक है हाँ, क्योंकि वहाँ हिंज लिखा नहीं है ना। डी में हिंज्ड है तो झटका दिया आपने। पी पार्ट ट्रांसलेशन अकर्स, पी पार्ट आना चाहिए। क्यों? सीएम तो मूव कर रहा है। तो डी का बच्चों क्या क्या आंसर बन जाएगा? चारों बनते हैं। एक्चुअली ना ट्रांसलेशन कई बार थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है कि किसकी ट्रांसलेशन, बट सीएम की मानते हैं हम, जो एक्सेप्टेड नॉर्म है।
कहीं हवा में होगा सीएम तो। ये इस पॉइंट पे होगा ना कहीं। तो इस बार नीट में, तो शायद आपने न्यूज़ पढ़ी हो, क्या हुआ कि कोई बॉम्बे का सेंटर था, वहाँ पे इन्विजिलेटर, ये ऐसा होता है ना जैसे ऑफलाइन टेस्ट है वो, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलता है और अलग अलग सेट्स होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होता है और आपको ओएमआर भी उसी कोड की होनी चाहिए। तो वो मतलब वहाँ पे जो 2 बच्चों को मिली उसमें कोड अलग था, उन्होंने इन्विजिलेटर को बोला कि कोड अलग है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ऑफलाइन एग्जाम है नीट, इतने हजारों इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व हैं, और इन्विजिलेटर होते कौन है, स्कूल के टीचर ही होते हैं। अब वो क्या, तो सही क्वेश्चन पेपर है वो हमारे अभी उसकी बात ही नहीं सुनी कि भाई कुछ नहीं है, चुपचाप आंसर पेपर दो नहीं तो कैंसिल कर देंगे। तो और बच्चों ने बोला कि चेक ही नहीं होगा कुछ, उसकी बात ही नहीं सुनी बच्चों की, और चलो उन्होंने ऐसे ही दे दिया। फिर उन्होंने बाद में एनटीए वगैरह में बहुत डाली होंगी मेल्स वगैरह, एनटीए कुछ, और एनटीए को पता भी है ना कि करें क्या, अब तो हो गया, डैमेज इज डन। तो फिर वही इंडिया में, खैर ये थोड़ी प्रॉब्लम है अपने यहाँ कि फर्स्ट स्टेप पे सॉल्यूशन निकलता ही नहीं, तो दे अप्रोच्ड हाई कोर्ट ने एनटीए को बुलाया और पूछा कि ऐसा है, तो एनटीए कहते कि हाँ जी हुआ तो है, स्कूल ने भी एडमिट कर दिया जो स्कूल में हुआ था कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, बट एनटीए, फिर कोर्ट ने पूछा कि भाई सॉल्यूशन क्या है, आप करो कुछ सॉल्व। तो एनटीए ने कहा हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, पेपर हो चुका, आप कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो रिजल्ट निकालने लगे हैं। तो हाई कोर्ट ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, तो सिर्फ उन 2 बच्चों के लिए पूरा नीट एग्जाम दोबारा हो रहा है। हाई कोर्ट ने एनटीए को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इन 2 बच्चों का एग्जाम लो सेपरेटली और फिर रिजल्ट निकालो उसके बाद। तो बैड थिंग इज कि इतना ऑडियल फेस करना पड़ा, बट गुड थिंग इज कि चलो मतलब कुछ तो वो जस्टिस है, ऐसा नहीं है कि अंधेर नगरी है। अगर 2 बच्चों को भी पूरा जस्टिस मिला है, ऑल्दो इन अ लॉन्ग वे, बट चलो। या आप मैनुअली प्रोबेबली कर सकते हो ना, कि जैसे अगर उन्हें पता है कि बच्चे को कौन सा क्वेश्चन पेपर गया है, उसके हिसाब से कर दें। पता नहीं अब क्या टेक्निकलिटी हुई हो, मे बी बच्चा छोड़ आया हो पेपर, उसने कहा कि मुझे पता ही है कि ये तो गलत ही होगा, तो या कुछ पता नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा प्रोबेबली। नहीं, आई थिंक उनके पास ये इन्फॉर्मेशन तो होती है कि हर बच्चे को कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड गया है, वो तो अटेंडेंस शीट या उसके हिसाब से में कुछ ना कुछ तो होगा, अब अपने को पता नहीं एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम रही। डन, इंटीजर। डेकोरेशन दे दिया, मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड एट so that it does not slip on the surface। उस पे तो आप लगा सकते, वहां से तो फ्रिक्शन की टॉर्क आ जाएगी, और वो पॉइंट हिंज पॉइंट थोड़ी है, हिंज पॉइंट तो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये ना बहुत झोल है, होगा शुरू में। एंगुलर मोमेंटम लगा सकते थे, टॉर्क नहीं लगा सकते थे, ठीक है। बहुत वैलिड कंफ्यूजन है। कल ही हमने किया था कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसके अबाउट हमने क्या कंजर्व किया था, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क नहीं लगती, टॉर्क कहाँ लगती है, टॉर्क तो इंच के अबाउट ही लगा सकते हैं। पता है क्या होता है कई बार ना, अवॉइड ऑल दिस, बहुत क्या था कि 8.2 cm के अबाउट, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ वेरी सेफ वे,
ठीक है, बट फिर बहुत एडवांस क्वेश्चन अगर करने और फास्ट करने हैं तो फिर उसमें पूरी नॉलेज चाहिए हमें कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं। नहीं मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर कहीं पे अटके हुए हो या कुछ हो ना तो सेफेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज सीएम। एंगुलर एंड में कोई कंडीशन नहीं है, उसकी कंडीशन तो ये है कि टॉर्क 0 कर दो तो कंजर्व हो जाए। निकाल तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप सकते ही हो। क्या नहीं, यहाँ तो एंगुलर मोमेंटम लगा ही नहीं सकते ना आप, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ कौन सा कोई इम्पल्स है। ठीक है जी, तो सॉल्व ये प्रॉब्लम। ओके बच्चों, इसी से ना एक मिलता जुलता एक छोटा सा मैंने आपको कंसेप्ट और इसका बताना है, और तो मैंने आपको कह दिया था कि ये चैप्टर हो गया, यही इससे रिलेटेड ही है। इट इज अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। ये ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने आपको उसके बारे में एक तो बेसिक आइडिया दिया था कल फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड। वो क्या आइडिया था बताओ, मैंने क्या कहा था कि कहीं भी अज्यूम करके सॉल्व कर लो अपने आप, इक्वेशन विल गिव यू द आंसर। ठीक है, हमने एक बच्चों और भी फ्रिक्शन की बात की थी शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में, जब हमने ये बात की थी कि एक बॉडी जब अब वो मतलब जब पहले स्लिपिंग हो रही थी बाद में रोलिंग हो रही थी, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि एक बार रोलिंग जब स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन लगनी बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो फिर जब हमने इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन किया, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, वहां तो हमने फ्रिक्शन मान के किया, वहां तो हमने ऐसा नहीं कहा कि फ्रिक्शन नहीं लग रही, और वहां भी तो प्योर रोलिंग ही हो रही थी, राइट। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ दो केसेस प्योर रोलिंग वाले, एक था प्योर रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रही, वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगेगी। दूसरा है प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, क्या वहां फ्रिक्शन लगती है? यस, उसके लिए हमने म्यू की वैल्यू भी निकाली है। तो फिर इससे हम क्या समझें भाई, कब फ्रिक्शन लग रही है कब नहीं लग रही, अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लगती है कि नहीं लगती, बताओ। स्लिपिंग में तो लगती है बात तुम, तो प्योर रोलिंग में लगती है कि नहीं लगती, इसका क्या आंसर है? हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई, जैसे हम पहले कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, टेंडेंसी कैसे आती है, कोई ना कोई फोर्स से आएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन लग सकती है, अच्छा ये नहीं कह रहा लगेगी, लग सकती है। आप सब सॉल्व करके निकाल लोगे, बाई चांस वैल्यू 0 आ गई तो नहीं लग रही, बट कुछ है ही नहीं तब तो क्या है, तब तो ये है कि पक्का ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक अलग से एक नोट बना लेते हैं इससे रिलेटेड, सो दैट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस थिंग। पहले तो हम जनरल, तो एक तो ये ध्यान रखना है, जो पहली गलती हो जाती है कई बार, आपने ये नहीं देखना कि बॉडी किधर को जा रही है फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए, आपने क्या देखना है, किसकी रिलेटिव मोशन, कॉन्टैक्ट पॉइंट। रोटेशनल चार्ट कहां से किया था हमने कि अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटीज एक्सेलरेशन हो सकती है, तो आपने अब सेंटर की वेलोसिटी नहीं देखनी, किसकी देखनी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट की। फ्रिक्शन को तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी से मतलब, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्लिपिंग का क्या मतलब है, काइनेटिक फ्रिक्शन।
और अगला भी लिख लो। मतलब ये हमने अलग अलग जगह यूज किया है, मैंने एक जगह समराइज करके लिख दिया, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो हमसे। यहाँ तक लिख लिया बच्चों? चलो एक बार लिख लो फिर आगे समझाता हूँ। रिटन एवरीवन? ओके, तो अब बच्चों जैसे मान लो हम ये एग्जांपल है, ये जैसे हमने ऐसे ये ऑलमोस्ट ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। इस केस में बच्चों मुझे एक बार पहले सारे ये सॉल्व करके बताओ, पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी, अर्थ फ्रेम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। तो मैं नोट्स क्यों देखने पड़ रहे हैं भाई पीछे? हाँ, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चल देख लो। क्या कंसेप्ट होता है बच्चों? रिलेटिव वाला। कैसे निकालोगे आप? पहले आप सेंटर के फ्रेम में देखोगे कि पी की क्या वेलोसिटी है। तो क्या कंसेप्ट है? वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। हमने किया तो था किसी क्वेश्चन में। हाँ? बोलो भाई, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी? सी को क्या लग रहा है कि पी उसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको पी की वेलोसिटी क्या नजर आ रही है? ओमेगा आर, मतलब 2vc, 2vc टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सी, वो किधर को है? vc राइट। तो क्या बन गया नेट? माइनस vc या फिर vc लेफ्ट। क्या ये बात सबको समझ आई? तो अगर पॉइंट पी की वेलोसिटी लेफ्ट को है, जो मॉड्यूल में भी कोई ना कोई पक्का ऐसा क्वेश्चन कहीं आया होगा जहां पे आपको लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, राइट साइड वाला पॉइंट, उनकी वेलोसिटीज निकालनी होंगी। हाँ, कहीं ना कहीं तो होगा, तो उसमें भी ये किया ही होगा आपने। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी किधर को आ गई? लेफ्ट को। तो इससे आपको पता चला कि पॉइंट ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है ना, तो ग्राउंड के रिलेटिव पॉइंट पी किधर को जा रहा है? लेफ्ट को। तो उस पर फ्रिक्शन किधर को लगेगी? राइट। तो आप समझ लो ये डिपेंड करेगा, v और ओमेगा की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि फाइनली पॉइंट पी की वेलोसिटी किधर को आती है, करेक्ट? तो उसके हिसाब से क्या होगा? फ्रिक्शन, जैसे हमने क्या निकाल लिया, फ्रिक्शन किधर को आ गई? राइट को आ गई। तो आप बच्चों सोच सकते हो फ्रिक्शन क्या कर रही होगी? फ्रिक्शन vc को क्या कर रही होगी? बढ़ा रही होगी, ठीक है? ये दिस इज वेरी नॉन इंट्यूटिव। अगर मैं आपको ये ना बताऊं और आपको ये पहले मैं बोलता कि बच्चों ये बॉडी है, बताओ फ्रिक्शन किधर को लग रही है, आप क्या आंसर देते? कि सर बॉडी राइट को जा रही है, फ्रिक्शन लेफ्ट को लगेगी। फ्रिक्शन क्या कर रही है? vc को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ओमेगा को घटाने की कोशिश कर रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब
VC इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, फ्रिक्शन को लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 दिख गई, फिर फ्रिक्शन क्या करेगी? नहीं लगेगी। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो ये लिख लो। आप इसके आगे ये भी लिख लो कि इन दिस केस ऐसे लिखो, फ्रिक्शन विल इनिशियली एक्ट टुवर्ड्स राइट and then stop acting after pure rolling begins. Clear? समझ आ गया इसको? अब मान लो ऐसा केस हो प्योर रोलिंग, इसमें क्या होगा? यहाँ तो लगेगी नहीं। मतलब मैंने बच्चों सेकंड केस और थर्ड केस इसलिए बनाए हैं कि ऐसा भी नहीं याद रखना कि आप कहो कि हाँ जी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब प्योर रोलिंग है उसके बाद फ्रिक्शन नहीं लगेगी, उससे पहले तो लगेगी। रिटन। नेक्स्ट केस आता है फिर बच्चों इंक्लाइन प्लेन का। तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लगती है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक और फोर्स आ गई जो इसकी टेंडेंसी है प्योर रोलिंग को खराब करने की। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, बट कौन सी फ्रिक्शन? प्योर रोलिंग है, ये तो आपको याद ही होगा कि जब स्लिपिंग नहीं हो रही, सिर्फ उसकी टेंडेंसी है, तो कौन सी फ्रिक्शन लगती है? स्टार्ट। मैं वही कहा कि देखो आप ऐसे नहीं, मैंने कहा कि पक्का लगेगी, अगर कोई भी और फोर्स आ गई तो क्या मतलब है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एंड बच्चों इस केस में एक और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि फ्रिक्शन लग तो रही है लेकिन उसका वर्क डन 0 है। क्यों? लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है ना। अगर वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मींस कि आप स्टिल एनर्जी का पता लगा सकते हो। हाँ, रेडिएशन तो अभी हमने करना है। यस।
बच्चों आगे समझिए सबको। वंस अगेन बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने ये याद नहीं रखना कि देखो दो बातें याद रखनी है। अगर तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है, नहीं लग रही, फिर क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं लगेगी। उसके अलावा, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस है चाहे इंक्लाइंड प्लेन है, अगर कोई भी और फोर्स आ गई एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सॉल्व करना। आप सीधा नहीं कुछ कह सकते, आपको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि भाई फ्रिक्शन के साथ क्या हो रहा होगा। मुझे बात समझ आ रही है? ठीक है जी, अब अपना ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, आपने मतलब प्लीज अब आपके पास जो अगले 2 दिन है, फ्राइडे सैटरडे, नहीं टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे संडे, बहुत अच्छे से सारा कुछ दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, जितने हमने डाउट्स क्लास में किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस घर पे फिर से करो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा ये चैप्टर। क्लियर? ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था, याद है? कोलिजन्स का इस तरह से, अच्छा 2 आइडेंटिकल बॉडीज है, इस बॉडी को वेलोसिटी v और ओमेगा इक्वल टू v/r दिया हुआ है, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, दिस इज स्मूथ सरफेस, हैपन आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक मान लो कोलिजन। स्मूथ सरफेस है तो फिर प्योर रोलिंग कैसे हो रही है? मतलब हमने पहले से ही ऐसे दी हुई है वेलोसिटी ओमेगा, इसमें क्या मैंने कब कहा कि भाई यहाँ पे ही बनी है, मतलब हमने दे दी है ऐसे वेलोसिटीज। आइडेंटिकल।
हाँ जी, डन। क्या होगा? आपको ख्याल होगा हम पहले भी बात कर रहे थे ना, आइडेंटिकल बॉडीज अच्छी कोलिजन हो रहा है तो क्या होता है, इंटरचेंज हो जाती हैं। क्या यहाँ भी होंगी? यस, ये वाली लीनियर वेलोसिटी थी ना, क्या होगा डी से, तो वी है, मिल जाएगा। लेकिन आप क्या उस पर कोई भी इम्पल्स लग रही है? इम्पल्स तो लग रही है बट इम्पल्सिव टॉर्क नहीं लग रही, एंगुलर इम्पल्स नहीं लग रही है ना, क्योंकि जो इम्पल्स लगेगी किधर को लगेगी, वो तो सेंटर से ही पास करेगी, तो मतलब टॉर्क व्हिच मींस उसका ओमेगा एज इट इज, राइट। तो वेलोसिटी इंटरचेंज वाला कंसेप्ट अभी भी ठीक है, ओमेगा इंटरचेंज तो हमने कभी बोला भी नहीं, वो भी नहीं रहा, ओमेगा तो हमने टॉर्क से ही देखना है। तो क्या होगा, ये बॉडी जाएगी उससे टकराएगी तो क्या होगा, ये बॉडी अपनी जगह पे घूमती रहेगी और वो बॉडी आगे सिर्फ वी से जाती रहेगी। मतलब जो अभी उसके पास दोनों चीजें हैं, एक पार्ट इसको ट्रांसफर हो गया और दूसरा उसके पास ही रह गया। नहीं, उसके उसके बाद तो प्योर रोलिंग हो ही नहीं रही। सकते ना, जैसे ही उस पे ऊपर कोई और इम्पल्स लगनी शुरू हो गई, अब तो उसके बाद तो प्योर रोलिंग खत्म ही। हाँ जी बच्चों, सबको अब समझ आ गया? ठीक है, सेकेंड बॉडी को के ऊपर कोई इम्पल्सिव टॉर्क नहीं, तो इसलिए उसको ओमेगा मिल ही नहीं सकता। एल पे, हाँ हाँ, एंगुलर मोमेंटम नहीं, जैसे आप ये देखो ना, जैसे जो हमने एक कल जो हम क्वेश्चन कल किया था बच्चों ने, नहीं हाँ ये कल ही तो किया था। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी इसमें कंडीशन थी, तो यहाँ पे तो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस पॉइंट के अबाउट भी लगाई, जब मैंने आपको इसका अल्टरनेट मेथड बताया था। तो ये मेथड तो, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो कोई हिंज पॉइंट नहीं है। अगर हमें जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एमआर प्लस वी प्लस आईएनए का, ना ना ना, हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम आर सी एम क्रॉस बी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा। ये फॉर्मूला आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लगा सकते हो। इस फॉर्मूला पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, वो टॉर्क में लिखा था। देखो अब तो हर चीज का प्रूफ है। देखो ये लिखा था हमने, जिसको आपने थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया। ये तो लिखा है कि ये तो किसी भी पॉइंट के लिए है, किसी भी पॉइंट के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। ये क्या लिखा था, अगर वो पॉइंट हिंज है तो आपका फॉर्मूला श्रिंक होकर ये बनता है। ये तो हमने कभी किसी के अबाउट लगा सकते हैं, तो आप वैल्यू निकाल रहे हो है ना, ये तो आप किसी पॉइंट के लिए निकाल सकते हो। वो एक इक्वेशन थी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, वहां पे कंडीशन थी कि वो किसके अबाउट लगा सकते हो, सीएम या हिंज पॉइंट के। एंगुलर मोमेंटम की कोई ऐसी कंडीशन नहीं, राइट। तो बच्चों मतलब समहाउ टाइमिंग ऐसी बनी कि आपको मतलब एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने
का टाइम मिल गया है रोटेशनल, राइट? और अपनी डिस्कशन भी बहुत थॉरो हो गई इस बहाने से, नहीं तो इतना टाइम कभी नहीं लगता डिस्कशन में जितना मैंने लगा दिया आपके साथ। तो प्लीज मेक यूज ऑफ इट, ठीक है? जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई आपके, उनसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए रोटेशनल में, देख लो, राइट? तो और आपके अब सारे पॉइंट्स, अब देखो पता क्या है, अब आप हर चीज सीख चुके हो। नाउ इट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। अब ऐसे किस कहाँ नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा तो अपने आप को आपको मेंटली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और कि आप जितने क्वेश्चंस करते जाओगे अपने आप को क्लियर होता जाएगा। तो प्लीज 3A 3B दोबारा करो। तो आप मतलब आपके टाइम है ना, 2 कर वो भी करी, ये 2 दिनों में लो 3A 3B, क्योंकि अभी तो जस्ट फ्रेश किया तो अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आंसर याद है। बट इतनी प्लानिंग जरूर बनाओ कि जो आपका बाकी सब्जेक्ट्स का काम है वो थोड़ा जल्दी करो, या दिन बाद एक बार दोबारा आपने 3A 3B करनी ही करनी है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो मतलब मैं आपको बताया था कि दिस इज अ वास्ट चैप्टर, भी बहुत है जो और बनती है आप बहुत है, ठीक है जी? इसको हम कंसल्ट, राइट? चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर हम शुरू करेंगे अगला, ठीक है? फॉर टोटल नेक्स्ट वन ऑफ द पहले पेंडिंग काम, राइट? अभी